हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि निबंध आप कैसे लिखोगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि निबंध आपके एग्जाम में जो मेरे प्यार वो 9 नंबर के लिए आता है। और 9 नंबर मेरे प्यार एग्जामिनर कब देगा? जब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लिखो रहोगे, तब 9 में 9 नंबर एग्जामिनर देगा। मेरे प्यार बच्चों, हिंदी का पेपर आप लोगों का आ गया है और हिंदी के पेपर में निबंध लिखने के लिए देगा ही देगा। मेरे प्यार बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में कि दुनिया के कोई भी निबंध आ जाएगा, उसको आप आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, देखिए निबंध बहुत सारे हैं। अगर इंपोर्टेंट की अगर हम बात करें तो मैं 8 इंपोर्टेंट बताने वाला हूं, लेकिन आप आठों याद नहीं कर पाओगे। कोई एक बताऊंगा और उसी की तरीके से आप आठों का उत्तर आप दे पाओगे बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, जैसे अगर हम इंपोर्टेंट की बात करें, जो पहला है कि बेरोजगारी के कारण निवारण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल आता है और इस बार भी आएगा, क्योंकि एग्जाम में 4-5 निबंध देते हैं, उन चारों पांचों में से कोई एक ही निबंध लिखना होता है। दूसरा है आप लोगों का कि मोबाइल व इंटरनेट। तीसरा जो है वो है आपका पर्यावरण संरक्षण पे। चौथा है वो महंगाई पे। और पांचवा जो है भ्रष्टाचार पे। और छठवां है आतंकवाद पे। और सातवां है शिक्षा का महत्व। और आठवां है नारी सशक्तिकरण पे। तो मैं कहूंगा कि आठों याद कीजिए, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप आठों याद करके जाओ। कोई एक बताऊंगा और उसी के तरीके से आप आठों का उत्तर दे पाओगे। अगर इंपोर्टेंट की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो, एक बेरोजगारी की समस्या और निवारण, एक आपका मेरे प्यारे बच्चों महंगाई, और एक आपका भ्रष्टाचार, और एक आपका आतंकवाद। ये चार ऐसे निबंध हैं कि चारों को एक ही तरीके से लिखा जाता है। अगर एक बता दूंगा तो इन चारों को लिख पाओगे। और जाहिर सी बात है कि चारों में से एक ना एक तो आपके एग्जाम में देगा, उसी को आप लिख दीजिएगा, या कोई भी दे देगा तो आप उसको लिख पाओगे। ऐसा तरीका बताने वाला हूं। तो मेरे प्यार जो देखिए, निबंध की शुरुआत कैसे करते हैं और निबंध कैसे लिखते हैं, एग्जामिनर क्या देखता है निबंध में। तो मेरे प्यार जो कि निबंध की शुरुआत आप कैसे करोगे, दुनिया का कोई भी निबंध आ जाएगा, सबसे पहली जो उसकी हेडिंग होनी चाहिए मेरे प्यार जो, वो आपका प्रस्तावना होना चाहिए। कुछ बच्चे प्रस्तावना लिखते हैं, कुछ बच्चे प्रस्तावना की जगह पे भूमिका लिख देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रस्तावना और भूमिका एक ही चीज होता है। ठीक है, प्रस्तावना का मतलब होता है मेरे प्यार बच्चों कि पूरे के पूरे निबंध की शुरुआत आप कैसे करोगे, पूरे के पूरे निबंध में किन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है, वो प्रस्तावना के रूप में, उसके अवधारणा के रूप में उसको बताओगे। तो पहली हेडिंग प्रस्तावना होनी चाहिए। प्रस्तावना डालिए या भूमिका, दोनों चीज एक ही है। दूसरी जो हेडिंग होना चाहिए वो होना चाहिए अर्थ या परिचय। आप कोई भी निबंध लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार पे लिख रहे हो तो पहली हेडिंग प्रस्तावना होना चाहिए। दूसरा कि भ्रष्टाचार का अर्थ, मतलब कि भ्रष्टाचार है क्या, उसका परिचय बताइए। या आतंकवाद लिख रहे हो तो आतंकवाद क्या है, उसका परिचय बताइए। या शिक्षा का महत्व है तो शिक्षा का महत्व क्यों जरूरी है। ठीक है, तो परिचय आपको सब में लिखना होता है। तो पहली हेडिंग देखिए प्रस्तावना, और दूसरी हेडिंग हो गया आपका परिचय या अर्थ। अर्थ भी लिख सकते हो, परिचय भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आता है कि कारण आता है या समस्या, उसको लिखे, या लाभ या हानि। बहुत सारे केसों में जैसे भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार के क्या कारण है या भ्रष्टाचार की क्या समस्या है। या आतंकवाद पर लिख लो तो आतंकवाद के क्या कारण है या समस्या है। बेरोजगारी के क्या कारण है या उसकी क्या समस्या है। ठीक है, तो पर्यावरण जो संरक्षण है उसके क्या कारण है या उसके क्या समस्या है। तो बहुत सारे निबंधों में कारण और समस्या है और बहुत सारे में लाभ या हानि आता है। ठीक है, जैसे पर्यावरण, जैसे प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, तो प्रदूषण के क्या लाभ है। ठीक है, तो प्रदूषण के लाभ तो आप जानोगे नहीं, प्रदूषण से हमेशा हानि ही होता है। तो प्रदूषण से आप क्या लिखोगे मेरे प्यार, जो हानि। कुछ में लाभ आता है, कुछ में समस्या आता है, कुछ में कारण आता है। ज्यादातर 90% केसों में मेरे प्यार जो आता है तीसरी हेडिंग, वो कारण और समस्या ही होता है। तो आप तीसरी हेडिंग कारण और समस्या ही डालोगे। तो पहली हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा अर्थ या परिचय, तीसरा कारण या समस्या। 3 हेडिंग तो ऐसे ही तैयार हो गया। जब कारण आप लिख दोगे तो जाहिर सी बात है उसका निवारण करना ही पड़ेगा। तो कारण जब आप समस्या लिख दोगे तो समस्या का समाधान कीजिए या कारण का निवारण कीजिए। तो चौथी जो हेडिंग होनी चाहिए वो निवारण या समाधान होना चाहिए। या आप ये भी डाल सकते हो दूर करने के उपाय। ठीक है, कि उसको दूर कैसे किया जा सकता है। तो ये चौथी हेडिंग हो गया। और पांचवी हेडिंग जो मेरे प्यार जो है वो आपका लास्ट हेडिंग होता है उपसंहार। तो 5 हेडिंग मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। दुनिया का कोई भी निबंध आएगा, ये पांचों हेडिंग को उसमें आप पुटअप कर सकते हो और उसके बारे में कुछ ना कुछ अपने से बना के लिख सकते हो। मैं खुद लिख के लेकर आऊं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको लिखा जाता है। अब 5 हेडिंग आपके दिमाग में फिट हो गया कि कभी भी आएगा मैं 5 हेडिंग डालूंगा। प्रस्तावना, अर्थ या परिचय, कारण या समस्या, निवारण या समाधान, या उपसंहार, लास्ट हेडिंग। बस इतना ही आपको लिखना है। तो चलिए इसमें पहला मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बेरोजगारी का कारण और निवारण। एक बता दूंगा, पूरा का पूरा लिख दोगे अपने से। देखिए मेरे पास जो कैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, जैसे मैं लिखा हूं उसी तरह आप लोगों को लिखना है। ज्यादा
आप लोगों को ये नहीं कि हेडिंग बना के एक पेज में लिख देना, छोटा छोटा आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए बेरोजगारी के कारण निवारण पर लिखना, तो बेरोजगारी का कारण निवारण हेडिंग डालोगे। फिर पहले हेडिंग मैंने क्या बताया, प्रस्तावना। पहले हेडिंग क्या होनी चाहिए, प्रस्तावना होना चाहिए। प्रस्तावना में लिखोगे कि जैसे बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए एक अभिशाप है। इसमें न केवल व्यक्तियों पर बल्कि पूरे समाज पर ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे एक और निर्धनता, भूखमरी और मानसिक अशांति फैलती है, तो दूसरी ओर युवाओं में आक्रोश और अनुशासनहीनता को भी प्रोत्साहन मिलता है। यह आपको प्रस्तावना में लिखना है। प्रस्तावना का मतलब मेरे प्यारों को ये चाहिए होता है कि कोई भी अगर आप टॉपिक लिख रहे हो तो उस निबंध का आपके देश और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, यह उसके बारे में दर्शाया जाता है। तो बेरोजगारी पे मैंने प्यार बच्चों देश और समाज के लिए वो क्या है, एक अभिशाप है। इसमें केवल व्यक्तियों पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे एक और निर्धनता, तो एक और भुखमरी होती है, क्योंकि बेरोजगारी रहेगा, आप काम नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है पैसा नहीं कमा पाओगे, तो आप अच्छे से खा पी नहीं पाओगे, तो भुखमरी फैलेगी ही फैलेगी। और मानसिक अशांति फैलती है, जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, तो मानसिक संतुलन भी आप लोगों का बिगड़ जाएगा। और दूसरी ओर युवाओं में आक्रोश, ठीक है, क्योंकि युवा जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो बेरोजगारी है, तो उनके में जो युवा हैं उनमें आक्रोश फैलेगा। और जो है अनुशासनहीनता को भी वो क्या करेगा, प्रोत्साहन मिलता है। तो मेरे प्यार जो ऐसे आप लोगों को प्रस्तावना में लिखना है। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने दूसरी हेडिंग बताया आप लोगों को बेरोजगारी का अर्थ। मैंने कहा पहली हेडिंग प्रस्तावना होना चाहिए, दूसरी अर्थ होना चाहिए। आप या उसका अर्थ लिखिए या परिचय लिखिए। तो आप लिखोगे बेरोजगारी का अर्थ। अगर हम लिखते हैं मेरे प्यार जो भ्रष्टाचार पे, तो लिखते हैं भ्रष्टाचार का अर्थ। अगर हम मेरे आतंकवाद पे लिखते हैं तो आतंकवाद का अर्थ डालते हैं। हालांकि हम लोग बेरोजगारी पे लिख रहे हैं तो बेरोजगारी का अर्थ हम लोग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति, देखिए बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति योग्य व शिक्षित होता है लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसे कोई काम नहीं मिलता है, तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं तथा उस व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप पढ़े लिखे हो उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप जो है वो बेरोजगार ही कहलाएंगे। ठीक है, तो वही चीज इसमें दर्शाया गया कि जब कोई व्यक्ति योग्य हो, मतलब शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसे कोई काम नहीं मिलता हो, तो इस स्थिति को हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। और तथा उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। तो ये हो गया बेरोजगारी का अर्थ। इतना सिंपल भाषा में लिखना है कि पढ़ने वाला व्यक्ति जब एग्जाम में कॉपी चेक करे तो उसको बिल्कुल आप लोगों को अच्छा लगे, वो पूरा का पूरा नंबर दे पाए। ठीक है, इतना सिंपल भाषा में लिखना है ताकि उसको सारे के सारे वर्ड आपको समझ में आ जाए। फिर देखिए तीसरी हेडिंग होगा बेरोजगारी के प्रमुख कारण। मैंने बताया पहले हेडिंग प्रस्तावना होना चाहिए, दूसरा मेरे प्यारे बच्चों परिचय होना चाहिए, तीसरा कारण या समस्या होना चाहिए। तो बेरोजगारी के प्रमुख कारण तो कौन कौन से, तो कुछ कारण आपको लिख देना है। जैसे मान लीजिए पहला में लिख दिया जनसंख्या में वृद्धि, ये भी तो बेरोजगारी का कारण है। तो जनसंख्या वृद्धि में लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक प्रमुख जो है कारण है। विगत कुछ वर्षों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। इससे देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जबकि व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था कम हो रही है। मेरे प्यारे जो जनसंख्या में वृद्धि, आपको मालूम है कि कितना जल्दी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, क्योंकि हर घर में मेरे प्यारे जो हर कोई चाह रहा है कि 2-4 बेटे बेटियां पैदा करना चाह रहा है, उससे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और उसके वजह से भारी जनसंख्या कारण होने से बेरोजगार भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मेरे प्यारे जो बेरोजगारी का कारण भी हो रहा है। तो इस तरह आप लोगों को सिंपल भाषाओं में उसको व्यक्त कर देना है। फिर दूसरा लिखोगे कुटीर उद्योग में गिरावट। इसका क्या मतलब होता है, लिखेंगे कुटीर उद्योग में दिन प्रतिदिन काफी गिरावट हो रही है, जिसके कारण कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं और इससे बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। मेरे प्यारों जो कुटीर उद्योग में मतलब कि जैसे हम लोग पहले के जमाने में बहुत सारे काम जो है मेरे प्यारों जो मजदूरों के द्वारा कराया जाता था, लेकिन आजकल मेरे प्यारों जो मशीनरी आ गई है। ठीक है, तो मशीनरी आ गई है तो वहां पे जो है लोगों का काम नहीं हो पा रहा है, मशीन ही सारा काम कर दे रही है। तो इसलिए मेरे प्यार वो भी बेरोजगारी का कारण है। अब पहले लोगों के द्वारा काम होता था तो 10 लोग 20 लोग 50 लोग को काम मिलता था, बेरोजगार मिलता था, वो लोग काम करते थे, अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है, इस तरह आप लोगों को लिखना है। इसके बाद तीसरा है मौसमी व्यवस्था। ये क्या होता है, लिखेंगे इसमें मौसमी व्यवस्था में कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आपको मालूम है कि आज भी 70% लोग यहाँ पे जो है कृषि पे आश्रित है, खेती बाड़ी पे आश्रित है।
तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर अधिकांश आबादी खेती पर ही निर्भर है, लेकिन कृषि व्यवस्था मौसमी होने के कारण यह केवल निश्चित समय के लिए ही काम का अवसर प्रदान करती है, इसलिए बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। कहने का मतलब मौसमी व्यवस्था कि कोई भी फसल अगर आप कर रहे हो तो एक निश्चित समय के लिए होता है। जैसे गेहूं की फसल कर रहे हो, तो अगर मान लीजिए कि गेहूं की आपने बुआई किया, तो उसको कम से कम 3 या 4 महीने लगेंगे उसको तैयार होने में। तो 3-4 महीना क्या करोगे आप? ठीक है, तो ये भी मौसमी व्यवस्था है। फिर आप उसको 3-4 महीना उसका सेवा करोगे, इसके बाद फिर गेहूं की फसल होगी, उसको फिर काटोगे, फिर धान की फसल होगी, फिर उसको बोओगे, फिर उसका वेट करोगे। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, महत्वपूर्ण बेरोजगारी का कारण है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है यहां तक? इसके बाद कारण हो गया, तो जाहिर सी बात है निवारण होगा उसका अगली हेडिंग। तो अगली हेडिंग लिखोगे बेरोजगारी की दूर करने के उपाय या निवारण। तो उसमें लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, पहला जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। अब कारण में मैंने क्या लिखा था मेरे प्यारे बच्चों? कारण में लिखा था जनसंख्या वृद्धि। तो अगर जनसंख्या वृद्धि उसका कारण है, तो निवारण भी उसका, उस पर नियंत्रण होगा। तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना मतलब जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, इसलिए बेरोजगारी पर नियंत्रण पाने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना अति आवश्यक होगा। मतलब कि वहां पे जनसंख्या वृद्धि को कम करना होगा। हर घर में कम से कम 1 या 2 ही बस लड़के होने चाहिए, ये नहीं कि 4-5। उस पर गिरावट होनी चाहिए, उस पर रोक लगाना चाहिए, उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा, तब जाके बेरोजगारी कुछ दूर हो सकती है। इसके बाद है दूसरा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना। लिखेंगे कि शिक्षित व्यक्तियों आय और व्यय के बारे में सोचता है और इससे भली भांति परिचित होता है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाकर बेरोजगारी की समस्या से बचा जा सकता है। मतलब शिक्षा में व्यवस्था में सुधार लाना। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से टैलेंटेड रहोगे, तो वैकेंसी कोई भी आएगी, कितना भी मेरिट हाई जाएगा, उसको आप अचीव कर सकते हो, उस एग्जाम को फाइट कर सकते हो। अगर नहीं पढ़े लिखे रहोगे तो वैकेंसी आएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसी तरह वैकेंसी चली जाएगी, तो आप हमेशा शुरू से ही बेरोजगार ही रह जाओगे। इसलिए शिक्षा में व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, अच्छी से अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, उस पर नियंत्रण रखना चाहिए कि ताकि जो हमारे समाज के लोग हैं अच्छे से पढ़ाई कर पाए और आगे बढ़ पाए, बेरोजगारी से छुटकारा पा पाए। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा है कि राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों को बढ़ावा देना। इसमें लिखेंगे कि देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधी विभिन्न कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे सड़कों का निर्माण होना। अगर सड़कें का निर्माण होगा, बड़े बड़े सड़कें बनेंगी, तो मेरे प्यार तो जाहिर सी बात है कि उसको करने के लिए मजदूर चाहिए। तो मजदूर चाहिए तो वहां पे लोग जाएंगे, काम करेंगे, तो बेरोजगारी को कुछ ना कुछ छुटकारा मिलेगा। रेल परिवहन का विकास करना, रेल पटरियां बनेंगी, ठीक है, तो वहां पे भी वहां मजदूरों के काम लगेगा, वहां पे मजदूर जाएंगे काम करने के लिए, तो वहां पे भी बेरोजगारी की समस्या कम होगी। इसके बाद है पुल निर्माण। पुल बनेगा तो उसमें भी काम करेंगे, वृक्षारोपण, वृक्ष लगाएंगे, इससे बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। इसके बाद लास्ट हेडिंग आपको डालना है उपसंहार। उपसंहार में लिखेंगे पूरे के पूरे निबंध का निचोड़, लास्ट में लिखा जाता है उपसंहार में। तो उपसंहार में लिखेंगे कि देश में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से है। हालांकि सरकार ने रोजगार के कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन पूरी तरह हर युवकों तक नहीं पहुंच सका है। बेरोजगारी से बचने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा, तभी बेरोजगारी की एक सीमा तक दूर हो सकती है। मतलब उसके लिए सरकार को उस पर अमल होना चाहिए, जल्दी से जल्दी वैकेंसी लाना चाहिए रोजगार के लिए, ताकि बहुत सारे बच्चे रोजगार पा सके और बेरोजगारी से छुटकारा पा पाए। तो ये उपसंहार में लास्ट निचोड़ लिख देना है। तो जितना मैंने आप लोगों को बताया था उतना ही हेडिंग बस हमने डाला है। तो मेरे प्यार तो कोई भी निबंध आ जाएगा, यही हेडिंग डालना है। पहला प्रस्तावना या भूमिका, दूसरा हेडिंग अर्थ या परिचय, तीसरा कारण या समस्या, चौथा निवारण या समस्या समाधान या दूर करने के उपाय, और लास्ट उपसंहार। तो इस 5 हेडिंग की मदद से दुनिया का कोई भी निबंध आ जाएगा, तो यही 5 हेडिंग डालोगे, अपने से बनाकर अपनी भाषाओं में व्यक्त करके उसको आप लिख सकते हो। एग्जामिनर 9 का 9 नंबर देगा, 1 नंबर नहीं काट सकता है आपका, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि आप अपने भाषा में लिखें, किताबी भाषा में नहीं, अपने भाषा में कितना अच्छे से व्यक्त कर पा रहे हो वही एग्जामिनर देखता है। तो मेरे प्यारे से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।